वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो दोस्तों, दिन खत्म होने को है, रात आ रही। दिन भर ऑफिस की काम का प्रेशर, कॉलेज की पढ़ाई, घर में पति बच्चों के लिए खाना पकाने की थकान, इन सब से थक हार कर हम सभी बिस्तर पर जाते हैं। वहां हमारा स्वागत करता है नरम नरम तकिया और इस ठंड में गरम गरम रजाई। कमरे में नाइट लैम्प की मध्यम रोशनी फैली है। आप गरम रजाई ओढ़कर तकिए पर सर रखते हैं। थकावट की वजह से आप मूंद आ रही, मगर आंखें मूंदते मूंदते बेड के ठीक सामने वाले उस अंधेरे कोने पर आपकी नजर जाती है और आप चौंक उठते हैं, क्योंकि आप महसूस करते हैं उस अंधेरे कोने में एक इंसानी आकृति बैठी हुई, जो अपनी जलती हुई आंखों से आपकी ओर देख रही है। क्या इसके बाद आप आंखें मूंद सकेंगे? कहीं आंखें मूंदते ही अश्विन विदेश में रहकर नौकरी करता था, साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत था। यही काम करते हुए उसकी मुलाकात हुई श्रेया से। वैसे अक्सर देखा गया है विदेश में जाकर बसने वाले भारतीय किसी विदेशी लड़की से ही शादी करते हैं, मगर यहां मामला थोड़ा अलग था। दोनों भारत मूल के लोग आपस में विवाह बंधन और प्रेम बंधन में बंध गए। इस बात पर अश्विन के माता पिता भी काफी खुश थे। आखिर हो क्यों नहीं, बेटा इतना होनहार, ऊपर से बहू भी इतनी अच्छी। और खुशियों की बात यह भी थी कि श्रेया मां बनने वाली थी। अश्विन ने तय किया कि बचे हुए महीने श्रेया को वो भारत में अपने माता पिता के पास छोड़ आएगा, क्योंकि भारत में जो अपनापन, जो प्यार है, वो विदेश में कहा। वैसे भी श्रेया के माता पिता का तलाक हो गया था, दोनों अलग रहते थे। बेचारी उनके पास कहाँ रहती, मायका कहकर उसका तो कुछ था नहीं, और विदेश में अनजाने अपहचाने परिवेश में वो देखभाल भी नहीं हो पाती। अश्विन के पास भी समय कहाँ कि वो उसके पीछे लगे, इसलिए वो भारत आए। और वैसे भी कोरोना में जो परेशानियां गई और चल रही हैं, ऐसे में बच्चे का जन्म अपने दादा दादी की छत्र छाया में है, उससे अच्छा क्या हो सकता है। अपने घर लौटकर अश्विन बेहद खुश था। उसके माता पिता तो जैसे खुशी से फूलों नहीं समा रहे थे। मगर भारतीय संस्कृति की सबसे अच्छी बात है कि खुशियां सब साथ बांटते हैं। मोहल्ले के बहुत सारे लोग अश्विन से मिलने आए थे। उनमें से कुछ एक को तो वो पहचानता भी नहीं था, मगर अपनापन ऐसा कि वो सब उससे ऐसे मिल रहे थे जैसे सालों से उसे जानते हो। थोड़ी सी घर में भीड़ छटते ही अश्विन को याद आया अपना घर, अपना परिवार, अपने दादा दादी, और तुरंत ही वो अपने पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी दादा दादी कहाँ हैं? अरे दादा की तो कितनी इच्छा थी अपनी बहू को देखने की, श्रेया से मिलकर तो वो नाच उठेंगे। और जगत भैया? अचानक ही जैसे अश्विन के पिता के चेहरे के भाव बदल गए। किसी तरह से खुद को संभालते हुए अजीब से दबी आवाज में बोले, क्या बताऊं, तेरे विदेश जाने के बाद
तेरे दादाजी यहाँ नहीं रह रहे हैं। पीछे वाला जो एक चाला का कमरा है वहां रहते हैं। अब तुझे तो पता ही है, तुम्हारी दादी तो जानते ही हो, हमेशा से उस पीछे वाले घर में रहती है, लोगों से ज्यादा मिलती जुलती नहीं थी। तुम्हारी माँ से भी बहुत नफरत करती थी, इसलिए इस घर में नहीं आती थी। मगर तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे दादाजी भी वही जाकर रहने लगे। अब पता नहीं दिन भर दोनों घर में क्या गुनगुन गुनगुन करते रहते। कहना था कि दरवाजे के नीचे से उनको खाना दे दिया जाए, वो लोग खा लेंगे। अब मैंने कई बार उनसे कहा घर में आने को, मगर आते नहीं है। और अगर उस कमरे की तरफ जाओ तो गुस्सा कर चिल्लाने लगते हैं। और जगत तो अब यहाँ नहीं है, वो अब दिल्ली चला गया है, उसकी अच्छी नौकरी लग गई थी, अब शायद वही है, उससे कोई बातचीत नहीं है। अश्विन ये सब सुनकर आश्चर्यचकित था। सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित था जिस तरह की दबी आवाज में उसके पिताजी बात कर रहे थे। और जैसे ही उसने दादा दादी के बारे में पूछा, मां भी उठकर श्रेया को लेकर रसोई में खाना गर्म कर रही हो कहकर चली गई। आखिर क्या ऐसी बात है, उसके विदेश जाते ही साथ घर का माहौल ऐसा कैसे बदल गया? वैसे दादी के बारे में कोई नई बात नहीं थी, मगर दादा का स्वभाव अचानक कैसे बदल जाना। और उसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह थी कि बातें बताते हुए उसके पिताजी के जैसे रोए खड़े हो जा रहे थे। वो बार बार पसीना पोंछ रहे थे, जबकि उसी कमरे में बैठे हुए अश्विन को उतनी गर्मी नहीं लग रही थी। अलबत्ता अभी तो ठंड का मौसम है, और साथ ही पिताजी की हर बात जैसे बड़ी अस्वाभाविक, पहले से सजाकर रखी हुई ऐसी महसूस हो रही थी। अश्विन अभी ये बातें सोच ही रहा था कि उसके पिता बोल पड़े, अब तो तुम लोग अभी यहाँ कितने दिन रहोगे? बहू को इस साल में यहाँ नहीं लाकर ही अच्छा होता। यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, चोरी डकैती बलात्कार ये सब तो होते ही रहता है। सुनकर अश्विन फिर से चौंक पड़ा। उसका शहर तो बड़ा शांत शहर है, ऊपर से उसका यह मोहल्ला तो हमेशा से ही सबसे अच्छे मोहल्ले में था। फिर अचानक पिताजी आखिर ऐसी बातें कर क्यों रहे हैं? मैं अभी 3 दिन बाद ही चला जाऊंगा, श्रेया रहेगी आप लोगों के पास। असली में वहां तो कोई देखभाल करने वाला नहीं है ना, तो आप लोगों के पास छोड़ के जा रहा हूं। कहकर अश्विन कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। एक अंगड़ाई ली उसने और कदम बढ़ा दिए घर के पीछे वाले उस एक तले मकान में, जिसमें पिताजी के अनुसार दादाजी अभी रह रहे हैं। इसी जगह पे पिछले 25 सालों से उसकी दादी रहती आई है। घर का ये हिस्सा काफी शांत सा है और अजीब सी एक ठंडक है इस हिस्से में। वैसे अभी ठंड का मौसम है शायद इस वजह से, मगर सब कुछ जैसे यहाँ पर बहुत ही अजीब सा महसूस होता है। तभी अश्विन के नाक में आई एक अजीब सी बदबू। पहले वो चौंक पड़ा था, मगर फिर अचानक उसने महसूस किया यह बदबू उसने पहले भी कहीं मिली है। और तभी उसे कुछ साल पहले उसके कलीग की एक्सीडेंट में मौत हुई थी और उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम रूम तक उसे ही ले जाना पड़ा था। और तब उसे आई थी बिल्कुल यही बात जो आज इस वक्त घर के इस हिस्से से आ रही थी। मगर ये कैसे हो सकता है? और इसके साथ ही जैसे जैसे उसके पेट के अंदर से उल्टी जैसी लगने लगी। मगर तभी वो चौंक उठा। एक जानी पहचानी से आवाज उसके कानों में पड़ी, अरे अश्विन बेटा,
दादा की याद आ गई आखिर तक। बहू कैसी है? अच्छी तो है ना? अश्विन जैसे जैसे चौंक उठा। अभी अभी वो उस घर के दरवाजे से 7 हाथ दूरी पर है, मगर दादाजी को पता चल गया कि वो आया है। और उसे ऐसा लगा जैसे घर के उस बंद दरवाजे के किसी कोने से एक आंख उसकी तरफ झांक रही है। अब काम का जो प्रेशर है दादू, जानते तो हो। अब 3 दिन के लिए आया हूं। आपकी बहू रहेगी यहां, आपसे मिलने के लिए बेकरार है। आप ठीक तो है ना? अश्विन ने जवाब में ये बातें कही, मगर उसके बाद कोई भी जवाब ना आया। एक निश्शब्दता चारों ओर फैली रही। कोई जवाब ना पाकर अश्विन 2 कदम आगे बढ़ गया और इसके साथ ही आई उसके कान में फिर से वही आवाज, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम अभी जाओ। बाद में आना। आवाज जैसे अश्विन के कानों में गूंज गई। अब अजीब सा माहौल हो गया है घर का। उस तरफ पिताजी का ऐसा व्यवहार और दादाजी का भी ऐसा व्यवहार सोचकर अश्विन आश्चर्यचकित था। तभी उसके नाक में आई फिर से वही बांस, और गौर से देखने पर उसने दरवाजे के छेद से एक आंख उसकी ओर गौर से देखते हुए देखा। गौर से देखने पर अश्विन को लगा शायद वो आंखें उसके दादाजी की ही है। दरवाजे के चारों ओर कुछ मक्खियां भी भिनभिना रही थी। अश्विन ने सोचा, घर को साफ सुथरा न करके इन लोगों ने कीड़े मकोड़ों का भंडार बना रखा है, बदबू से भर गया है घर। आगे इधर उधर की बातें न सोचकर अश्विन सीधा अपने कमरे में चला गया। वहां उसकी मां अपनी बहू के साथ गप्पे मार रही थी। वो भी इस गप में शामिल हो गया। रात में बहू बेटे के आगमन पर अश्विन की मां ने बहुत जबरदस्त खाना बनाया था। खाना खाकर सभी अपने अपने कमरों में सोने चले गए। अश्विन की मां दिन भर की थकान की वजह से बिस्तर में लेटते ही सो गई, मगर अश्विन के पिता की आंखों में नींद न थी। जैसे किसी अनजानी घटना के घटने के डर से वो समय गिन रहे थे। पास ही के कमरे में श्रेया और अश्विन सो रहे थे। गहरी नींद में सो रही श्रेया का नींद अचानक टूट जाती है। उसे महसूस होता है जैसे कोई आवाज आ रही है आसपास। गौर से सुनने पर महसूस होता है जैसे कांच की खिड़की पर कोई नाखून रगड़ रहा है। वो चौंक कर उठकर देखती है, मगर नहीं, कुछ भी नहीं है। पास ही सो रहे अपने पति की तरफ देखकर वो सोचती है, रात के 1 बजने वाले हैं। चारों तरफ सुनसान हट फैली है। वैसे भी ठंड की रात में ऐसी वीरानी तो होती ही है। सोचकर करवट लेकर वो सोने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक फिर से कोई आवाज उसके कानों में आकर पड़ती। बाहर चारों ओर सुनसान है। स्ट्रीट लाइट की दुधिया रोशनी में बाहर का आंगन नहाया हुआ है। वहां पर भी कोई भी नहीं है, मगर खिड़की के पास खड़े होकर श्रेया इस सारे वातावरण का निरीक्षण कर रही थी और अनिमन खुद पर गुस्सा हो रही थी कि ये कौन सी बेवकूफी में वो यहां तक आ गई। कहीं कुछ भी तो नहीं है। बिना मतलब गरम रजाई से बाहर निकलना पड़ा। सोचकर मुड़कर वो जाने ही वाली थी कि अचानक उससे ध्यान में आया कि आंगन के ठीक बीचों बीच
एक बूढ़ा आदमी घुटनों के बल बैठा हुआ है। कौन हो सकता है? हाँ, अश्विन के दादाजी। घर में ये तो वही है। उसने गौर से उस तरफ देखा। वो व्यक्ति कुछ कर रहा था और बार बार घबराकर इधर उधर देख रहा था, जैसे जैसे कोई बुरा काम कर रहा हो। श्रेया ने गौर से उधर देखने की कोशिश की और जो कुछ उसने देखा, उसे देखते ही जैसे उसके दिल की धड़कन बंद होने को आई। उसने देखा बूढ़े आदमी ने अपनी गोद में रखा हुआ है एक बकरे का कटा हुआ सर और किसी धारदार हथियार से वो उसकी जीभ को काटने की कोशिश कर रहा। देखकर अनजाने में ही श्रेया के मुंह से अश्विन, अश्विन, अश्विन उठो, उठो अश्विन। श्रेया की आवाज सुनकर अश्विन हड़बड़ाकर नींद से जाग गया। क्या हुआ श्रेया? क्या तबीयत खराब लग रही है? डॉक्टर बुलाऊं? डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं अश्विन, अश्विन तुम जल्दी इधर आओ। श्रेया ने डरते डरते सारी बातें उसे बता दी। अश्विन चौंक पड़ा। क्या बोल रही हो तुम? हाँ, सच बोल रही हूँ। मैंने खुद देखा था उस पेड़ के नीचे। हाँ, सब मेरी बात का विश्वास करो। मगर जब अश्विन ने खिड़की से बाहर झांका तो कुछ भी नहीं था। चारों ओर सुनसान था। दादाजी लोग के कमरे का दरवाजा भी वैसे ही बंद था। अब अश्विन को समझ में आता है कि श्रेया ने कोई डरावना सपना देखा होगा जिसकी वजह से ऐसी बात करी। मगर अगर वह अभी उसे विरोध करेगा तो उसकी शारीरिक दशा के अनुसार उस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए उसने कहा, ठीक है, जो भी था अब तो नहीं है ना। चलो तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है। कहकर उसने श्रेया को बिस्तर पर सुला दिया और खिड़की का पर्दा लगा दिया। कुछ देर में अश्विन गहरी नींद में चला गया, मगर श्रेया को रात भर नींद नहीं आई। उसे बार बार महसूस हो रहा था जैसे वो बूढ़ा व्यक्ति अभी भी बैठकर वहां पर वही काम किए जा रहा है। और यही सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर एक बात अश्विन के कानों में आते ही वो जैसे चौंक पड़ता है। घर का दूध वाला पिताजी से बातें कर रहा था। मालिक, वो समलू कसाई है ना, कल उसकी बकरी गायब हो गई। पिछले कुछ दिनों से मोहल्ले में बहुत से जानवर ऐसे गायब हो रहे हैं। मुझे तो बड़ा डर लगता है। मेरी गाय बछिया से कुछ हो गया तो मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। अचानक ही जैसे अश्विन के पिताजी गुस्सा उठे। ये सब फालतू बातें यहाँ करने का क्या मतलब है? और वो समलू कसाई है, न ढंग से बकरी को खिलाता है न कुछ करता है। आ गई होगी कहीं। चलो अपना काम करो। पिताजी के व्यवहार से अश्विन ऐसे ही आश्चर्यचकित था, मगर जिस तरह से उन्होंने दूध वाले को डांटकर भगा दिया, तभी अश्विन की नजर पड़ती है अपने सीने के बाएं तरफ के हिस्से में। उसमें पतला सा कटे का निशान है, जैसे ब्लेड से काटने पर होता है। मगर ये कब कटा? और उसके साथ ही एक और बात उसके नजरों में आती है। कल दोपहर से ही उसने महसूस किया पिताजी की आंखों के नीचे जैसे काले दाग से भर गए हैं, जैसे कई रातों तक न सोने की वजह से गहरे काले गड्ढे उनके आंखों में फैल गए हैं। उस रात अश्विन की नींद अचानक टूट गई। उसने महसूस किया जैसे कमरे से
वही सड़ी हुई बांस आ रही है। चौंक कर इधर उधर देखा, नहीं, कहीं कोई नहीं, कुछ नहीं। मगर फिर भी कमरे में कुछ अस्वाभाविक लग रहा था, जैसे कोई एक बात, कोई एक घटना अब तक हो रही थी और अचानक ही रुक गई थी। और चारों ओर नजर घुमाते घुमाते उसकी नजर पड़ी कमरे में लगी दीवार घड़ी पर, जिसमें 1 बजने वाला था, मगर घड़ी ने काम करना बंद कर दिया था। अश्विन चौंक पड़ा। पास ही पड़े पेंसिल टॉर्च से जैसे ही उसने घड़ी की ओर रोशनी मारी, ये क्या, घड़ी तो चल रही है। तो क्या मतलब, उसे उसे भ्रम हुआ था घड़ी बंद होने का। यही सोचकर रजाई ओढ़कर वो सो गया। थोड़ी कोशिश के बाद आ गई थी, मगर अचानक नींद टूटी। ऐसा लगा जैसे रजाई के अंदर कुछ हिल रहा है। उसने घबराकर आंख खोली तो पाया कि श्रेया बिस्तर पर नहीं। चौंक पड़ा। पहले सोचा वॉशरूम वगैरह गई होगी, मगर अगले ही पल उसके कानों में पड़ी एक महिला की चीखने की आवाज, जो आवाज आ रही थी ऊपर के छत से। वो हड़बड़ाकर बिस्तर से निकला और दौड़कर छत की ओर चल पड़ा। छत का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर पहुंचा, छत की दीवार के किनारे अंधेरे में एक महिला आकृति खड़ी दिखी। उसने श्रेया समझकर आवाज लगाई, श्रेया तुम यहां? मगर अगले ही पल वो आकृति उसकी ओर मुड़ी और वो चौंक पड़ा। वो भयानक सी आकृति थी उसकी दादी की, जो एक भयानक सी आवाज के साथ उसके ऊपर कूद पड़ी थी। वो हड़बड़ा गया था। वो किसी तरह से छत का दरवाजा बंद करके नीचे की तरफ भागा और सीढ़ियां उतरते उतरते एक बार फिर से श्रेया की वही चीखने की आवाज, मगर अब की बार बेडरूम की तरफ से। वो दौड़कर बेडरूम के अंदर गया और उसने देखा कमरे के एक अंधेरे कोने में जमीन पर घुटने मोड़े बैठे हुए रो रही है श्रेया। वो घबराकर उसके पास गया। श्रेया, श्रेया क्या 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 हुआ? अचानक ही श्रेया ने अपने हाथों की उंगलियों से एक तरफ इशारा किया। जैसे ही अश्विन ने उस ओर देखा, वो चौंक पड़ा, क्योंकि उस ओर लगी थी पुराने समय की एक फैमिली फोटो। उस फोटो में वो था, उसके मम्मी पापा थे, दादा दादी थे और कुछ असामान्य सा था। गौर से उस फोटो की तरफ देखने पर अश्विन का शरीर कांप उठा। उस फोटो में उसकी दादी का सर नहीं था और उसके साथ ही उसकी दादी के हाथों में रखा हुआ था जगत भैया का सर। अश्विन कांप उठा और जैसे ही उसने श्रेया की तरफ देखा, श्रेया की जगह वहां बैठी हुई थी एक भयानक चेहरे की महिला। अचानक ही एक चीख के साथ अश्विन की नींद टूट गई और उसके साथ ही चौंक पड़ी थी श्रेया। क्या हुआ? अश्विन ने इधर उधर देखा, सब कुछ सामान्य था। उसने तस्वीर की तरफ देखा, नहीं, कुछ भी नहीं था। इसका मतलब वो कोई भयानक सपना देख रहा था। श्रेया की तरफ देखकर बोला, कुछ नहीं, लगता है कोई डरावना सपना देखा मैंने। श्रेया ने भी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे फिर से सो जाने के लिए कहा। अश्विन चुपचाप रजाई ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगा, क्योंकि
तस्वीर की तरफ से जैसे ही नजर घर के उस सबसे अंधेरे कोने में पड़ी, उसने महसूस किया था जैसे कोई बूढ़ी महिला वहां बैठी हुई है, जो अपनी जलती आंखों से उसकी तरफ देख रही है। अगली सुबह अश्विन ने अपने पिताजी से कहा, पापा आज मेरे साथ मार्केट चलेंगे? बहुत दिन हो गए यहाँ सब्जी भाजी की खरीदारी नहीं की, आज मन कर रहा था। उसके पिता बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे मैं तो खुद ही अभी सब्जियां लेने निकलने ही वाला था, चलो चलो साथ ही में चलते हैं। मार्केट पहुंचकर अचानक ही अश्विन ने अपने पिता से पूछा, पापा आप मुझे क्लियर बताएंगे ये सब हो क्या रहा है? उसके पिता चौंक पड़े। क्या कहना क्या चाहते हो? देखिए, जो कुछ भी बात है आप मुझे क्लियर बता दे, मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश न करे। मगर यह मैं कोई मार्केट आर्केट या शॉपिंग करने नहीं आया हूं, मुझे एक एकांत जगह चाहिए थी आपसे बात करने के लिए, इसलिए मैं आपको यहां लेकर आया हूं। उसके पिता चौंक पड़े। उन्होंने कहा, एक काम करते हैं, वो चाय की दुकान में चल के बैठते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग मुझे पहचानते हैं, इस तरह से तुम बात करोगे तो चलो सब कुछ साफ साफ बताता हूं। चाय की दुकान पर चाय की चुस्कियां लेते हुए अश्विन के पिता ने कहना शुरू किया, देखो मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा नहीं था, मेरा एक बड़ा भाई भी था। मेरी माँ मुझे कभी भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मेरे पैदा होने की ऐसी कोई इच्छा उनके मन में नहीं थी। मगर दूसरी बड़ी बात कि मेरे पैदा होने के बाद कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जिससे मुझे एक श्राप की तरह समझा जाने लगा। मेरे पैदा होने के कुछ ही दिनों बाद पिताजी का व्यापार खराब होने लगा, हमारे घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी, चारों ओर से उधारी बढ़ने लगी, साथ ही मां की भी तबीयत हमेशा खराब रहती थी। इन सब के लिए मुझे ही उत्तरदायी समझा गया। उसके बाद सबसे बुरी घटना घटी जब मैं क्लास 12 में था। मेरे भाई भाभी को उन्हीं के फैक्ट्री के लोगों ने हत्या कर दी। कुछ आपसी रंजिश थी, मगर इसका जिम्मेदार भी मुझे ही माना गया। भाई भाभी का एक बच्चा था, मगर वो किन्नर था, इस वजह का जिम्मेदार भी मुझे ही कहा गया। मगर असली समस्या थी तुम्हारी दादी को, ना कि बड़े भाई बार बार सपने में दर्शन देते थे और कहते थे कि किसी भी तरह से उनके फिर से जन्म लेने की व्यवस्था की जाए। और इसी के चलते दादी कुछ तांत्रिक वगैरह लोगों से मिलने लगी और धीरे धीरे तंत्र पूजा आदि में ही पूरी तरह से व्यस्त हो गई। उनके मन की जिद थी कि उनके बड़े बेटे को वो फिर से इस दुनिया में लाकर रहेगी। धीरे धीरे उनको देखने में बहुत ही अजीब और भयानक होने लगा था। लोग उनसे डरने लगे थे, आज भी डरते हैं। फिर वो धीरे धीरे अपने कमरे में ही बंद कर रह गई। फिर तेरा जन्म हुआ, मगर जैसे ही तू बड़ा हुआ मैंने तेरी सारी पढ़ाई लिखाई और नौकरी सब कुछ विदेश में कराने के लिए ही कोशिश करता रहा, ताकि तू इन सब चीजों से दूर रहे। फिर तेरी शादी के समय जब हम लोग तेरे पास आए थे, उस समय जगत के हाथों में घर की सारी जिम्मेदारी देकर गए थे। इस बीच जैसे मैंने बताया था, तेरे दादा भी उस कमरे में ही रहने लगे थे। जगत उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था, घर के सभी सामानों की देखभाल करता था। मगर 7 दिन बाद जब हम लौटे तो दूध वाले ने बताया कि जगत दिल्ली चला गया है, कहकर गया है एक अच्छी नौकरी मिली है इसलिए जा रहा है और हम लोगों को बता दे। उस दिन के बाद से जगत का कोई अता पता नहीं। मगर तब से मेरी रातों की नींद उड़ गई है। रातों को हमेशा मैं तेरी दादी की, जगत की परछाई
सपने में देखता हूं और घबरा कर उठ बैठता हूं। रात रात भर सोने में असमर्थ हूं। सुबह भोर के रोशनी फूटने के बाद ही थोड़ी देर सो पाता हूं। परेशान हूं बेटा, मैं बहुत परेशान हूं। मगर पिताजी, आपने ये सब बात मुझे क्यों नहीं बताई? आपको पता है, मेरे साथ भी वही सब कुछ होना शुरू हो गया है। मुझे भी रातों को डरावने सपने आने लगे हैं। क्या? तो क्या कह रहा है तू? तेरे साथ भी? हाँ पिताजी। नहीं पिताजी, कुछ कुछ इसका उपाय अवश्य करना होगा। मगर क्या करेंगे बेटा? अब हमारे मोहल्ले में जो काली का मंदिर है, उसके पंडित जी तो बहुत सिद्ध है। हाँ है तो आपने आज तक उनसे बात क्यों नहीं की? मैं चलिए कोई बात नहीं, अभी चलते हैं। वैसे भी कल के बाद मैं चला जाऊंगा। अकेले आपके से इन सबसे निपटना बस का नहीं, और श्रेया भी यहां रहेगी। अब अभी चलिए। दोनों उठकर काली मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर में पहुंचकर थोड़ा सा चौंक पड़े। मंदिर में पंडित की जगह बैठा हुआ था एक दुबला पतला सा इंसान, जिसके बड़े हुए केश, बड़ी दाढ़ी, सिर पर लगा हुआ लाल चंदन और लाल कपड़े। बता रहे थे वो भी साधक प्रकृति का ही व्यक्ति है, मगर कौन है पता नहीं था। अश्विन के पिता ने पूछा, बनर्जी महाशय कहाँ है? उस व्यक्ति ने आंखें खोलकर कहा, बनर्जी महाशय से आपको क्या काम है? उनकी तबीयत बहुत खराब है, बिस्तर पर है, इसलिए घर पर है। अभी मंदिर की देखभाल मैं ही करता हूं। मुझसे चाहे तो आप कह सकते हैं। अश्विन को उस जगह से थोड़ी दूर लाकर अश्विन के पिता ने कहा, तुझे क्या लगता है, इनसे कुछ कहना चाहिए? मुझे तो इसे देखकर कोई भी भक्ति जैसी कुछ नहीं लग रही। खुद को तांत्रिक कह रहा है, मगर जिस तरह से दुबला पतला सा इंसान है, तांत्रिक जैसी कोई बात मुझे नहीं लगती है। अचानक ही दूर बैठे हुए उस व्यक्ति ने कहा, मैं कोई चाय की दुकान का हेल्पर नहीं हूं जो मेरे दुबले पतले रूप को आप देखेंगे। और जो भी आपका काम है वो मैं ही कर सकता हूं। आपको पता है मैं कौन हूं? मेरा नाम है तांत्रिक वज्रनाथ। एक समय मैं भी आप लोगों की तरह साधारण मनुष्य ही था, और मेरा नाम था घनानंद। लोग मुझे घना घना कहकर बुलाते थे। मगर फिर मेरी जिंदगी में आए मेरे महागुरु तांत्रिक त्रिलोकीनाथ। उन्होंने मुझे तंत्र दीक्षा दी, और अब मैं तांत्रिक वज्रनाथ के नाम से सारी दुनिया में जाना जाता हूं। मुझे पता है आपके साथ क्या परेशानी है, परेशानी है, परेशानी है, परेशानी है।